जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबद्ध है। तो यहाँ पर 4 नाटक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा उसे आप टिक करना। फिर इसके बारे में यानी इससे संबंधित जो और पॉइंट्स हैं उनको हम बताते चलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपने यहाँ पर बी विकल्प चुना होगा यानी चंद्रगुप्त। तो बिल्कुल सही भी चुना है। साथियों, इसके नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैसा कि और भी जो 3 नाटक हैं इनके भी नाटककार प्रसाद जी ही हैं। अब यहाँ पर नाम आ गया है चंद्रगुप्त नाटक का। तो आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि इस नाटक के पात्रों के बारे में बीच बीच परीक्षाओं में पूछ लिया करता है। तो आइए इसके पात्रों को देख लेते हैं। जैसा कि चंद्रगुप्त इसका नायक है, अन्य पात्र हैं मगध के सम्राट नंद, जैसे मालवगढ़ सिंहगढ़, राजकुमार आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, कार्नेलिया, अलका, सुवासिनी। हमने देखा है कि पिछली परीक्षाओं में चंद्रगुप्त, मालविका और कार्नेलिया से संबंधित पूछे गए हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ध्वनि संप्रदाय के सबसे प्रबल विरोधी आचार्य कौन हैं। तो चलो इसके बारे में बताओ, ध्वनि संप्रदाय के सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कौन से आचार्य हैं। यदि आपने चुना होगा डी विकल्प यानी प्रतिहारेंद्र राज, तो यही सही भी है। अब जैसा कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, इसके भाव को समझो। ध्वनि संप्रदाय के सबसे प्रबल विरोधी, इससे स्पष्ट हो गया है बिल्कुल कि यहाँ पर जो 4 आचार्य दिए गए हैं ये चारों हैं इसके विरोधी, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले आचार्य प्रतिहारेंद्र राज जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। तो यह तो बिल्कुल साधारण आ गया है प्रश्न, इसके बारे में आपने इससे पहले पढ़ा होगा, क्योंकि इसके जो भी कहानीकार हैं उनके बारे में आपने कक्षा 10 और 12 की हिंदी काव्य वाली पुस्तक में नाम देखा होगा। उन्होंने वहाँ पर कविताएं लिखी हैं। तो ऐसा कौन सा लेखक है, कौन सा कहानीकार आया है यहाँ पे, हम जानते हैं। आप अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाएंगे और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बी विकल्प चुने होंगे, यही सही भी है, यानी सुदर्शन इस कहानी के कहानीकार हैं। अब आइए हम हार की जीत कहानी और सुदर्शन जी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताते चलते हैं। यह जो कहानी है घटना प्रधान कहानी है और यह सुदर्शन की प्रथम और प्रसिद्ध कहानी। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1920 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी के अन्य भी कहानी संग्रह हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, प्रभात, 4 कहानियाँ, परिवर्तन, पनघट इत्यादि, यानी इनके और भी कहानी संग्रह हैं। यहाँ पर जो मुख्य थे उनको हमने बता दिया। अगला प्रश्न दिया गया है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा। अब इसके बारे में भी ज़्यादातर साथियों को मालूम होगा, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बार बार हम आप लोगों के द्वारा याद भी किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कठिन नहीं रहा, आपने चुन भी लिया होगा सी विकल्प यानी विट्ठलनाथ। तो बिल्कुल सही भी चुना है। अब आइए, सूरदास जी का नाम आया है तो इनसे संबंधित 1-2 पॉइंट्स याद करा देते हैं। दोस्तों, इन्हें कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार माना जाता है और इनको कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं रही हैं उनको याद करा दें, जैसे सूर सागर, सूर सारावली,
साहित्य लहरी। पांचवा प्रश्न दिया गया है, राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जैसा कि यह हम बिल्कुल न्यू लेकर आए हैं प्रश्न, क्योंकि यदि आपका पेपर कठिन हो गया तो ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना है, अन्यथा सरल वाले भी हम मिक्स करके लाते हैं, उनसे तो सब कुछ आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा आपके अनुसार? यदि आपने चुना होगा सी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना है, यानी स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास हैं। जब ये इसके प्रवर्तक हो गए तो इससे संबंधित और भी पॉइंट याद करा देते हैं और इसके बारे में बता दें। जैसा कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई, उसके 10 वर्षों बाद करीब राम की माधुर्य भक्ति ने जोड़ पकड़ा, तो उस समय नए संप्रदाय स्थापित हुए, उन्हीं में से यह स्वसुखी आता है। तो ये है जैसे स्वसुखी, तत्सुखी, रामायण इत्यादि। स्वसुखी के प्रवर्तक रामचरण दास हो गए तो तत्सुखी के प्रवर्तक जीवाराम जी हैं। इसको भी साथ में याद कर लीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। छठवां प्रश्न दिया गया है, अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि नहीं है की बात कही गई है। इस बात को परीक्षा में भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर हाँ है या नहीं है, इस बात को जब नहीं ध्यान देते हैं तो जल्दी में गलती हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर जो भी विकल्प सही होगा उसका हम उच्चारण तो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आप परख लेंगे। तो यहाँ पर आप चुने होंगे यदि बी विकल्प यानी अधिभ्रष्ट, तो बिल्कुल सही चुने होंगे। इसका दोस्तों अर्थ होता है भ्रमित। सातवां प्रश्न दिया गया है, रास्ते पर आना इस मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका कौन सा अर्थ सही बनता है, सटीक बनता है? इस विकल्प को आप टिक कीजिए। यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी सही व्यवहार करना, रास्ते पर आना होता है। आठवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न आ गया है जो 6वें नंबर पर आया था, वहाँ भी नहीं की बात कर रहा था और यहाँ भी नहीं की बात है। तो वह वाला विकल्प चुनो जिस शब्द में कोई उपसर्ग ना हो। तो यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी वर्तमान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ उपमान को घटाकर उपमेय की श्रेष्ठता प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो इसके आप विकल्पों को देखते रहिए, हम आइए इसको स्पष्ट तौर पर आपको बता देते हैं। दोस्तों ये जो उपमान होता है ये दूर की वस्तु होती है, अलग की वस्तु होती है, लेकिन हम जिसको लक्ष्य बनाकर जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसको उपमेय कहा जाता है। तो जब दूर वाली वस्तु को घटा कर बतलाया जाए, यानी उसकी न्यूनता बतला दी जाए एक हिसाब से, और जो अपने पास की वस्तु है उसका बड़प्पन बतला दिया जाए, उसकी उच्चता प्रकट कर दी जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ उल्टा लग रहा होगा, लोग दूर के ढोल सुहावने कहते हैं, दूर की जो चीज़ होती है उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पर उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी व्यतिरेक। अगला प्रश्न दिया गया है, किस कवि लेखक ने मतवाला का संपादन नहीं किया है? यहाँ पर भी वैसा प्रश्न आया है। अब बताओ, इससे दोस्तों आपके 3-4 प्रश्न क्लियर होंगे एक साथ में। कौन कौन से? यदि परीक्षा में आ जाता है किसी एक का नाम कि इसके संपादक हैं, बाकी 3 अलग के नाम होते तो आपको वहाँ पर चुनना होता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से आपके एक ही जगह पर कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो बताओ किसने मतवाला का संपादन नहीं किया? जैसा कि यह पत्रिका है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी पंत जी ने मतवाला का संपादन नहीं किया। अच्छा, इन्होंने इसका नहीं किया तो किसी चीज़ का तो किया होगा। जी हम बताते हैं, इन्होंने रूपाव पत्रिका का संपादन किया, जो कि एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न दिया गया है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। यह किसका कथन है? इसके बारे में बताओ, इसका विकल्प टिक करो। हम जानते हैं आप यहाँ पर शायद काफ़ी दूर हों, लेकिन हम आपको पास में ले आएंगे।
सी विकल्प पर, यानी यह कथन महादेवी वर्मा का है। अब चलो इनके बारे में कुछ बता देते हैं और फिर इनकी रचनाओं को याद करा दें। दोस्तों, इनका जन्म 1907 ईस्वी में वही फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे, मम्मी हेमरानी देवी। इन्होंने इंदौर की मिशन स्कूल से प्राइमरी पास की, फिर मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तभी ये सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं रही हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, गद्य कृतियाँ भी लिखी हैं। केवल इतने ही काव्य नहीं रहे, और भी हैं। आइए कुछ जो पॉइंट नोट करने योग्य हैं उन चीज़ों को हम लेकर आए हैं, जैसे कि मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। ये इनकी गद्य रचनाएं हो गई। एक अहम पॉइंट है कि इन्हें यामा नामक काव्यकृति पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? हम जानते हैं कि यहाँ लंबा उत्तर हो जाएगा इसका, इसलिए आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो आप वीडियो को पॉज कर दें और फिर सोचकर आगे बढ़ाएं। हम आइए इसका उत्तर बताते हैं। यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा, यानी पहले इन्होंने देशद्रोही, फिर दिव्या, फिर अमिता और उसके बाद में झूठा सच का प्रकाशन किया। अब ये कब कब प्रकाशित हुए? जैसे कि देशद्रोही 1943, दिव्या 45, अमिता 1956 और झूठा सच 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुए। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। मादा कैक्टस की विधा है, तो यह किस विधा की रचना है? इसको आपको टिक करना है यहाँ पर जो भी विकल्प सही हो। यदि आपने चुना होगा सी विकल्प यानी नाटक, तो बिल्कुल सही चुना है। अब यहाँ तक तो ये महत्वपूर्ण रहा। आइए हम इसके नाटककार की बात कर लेते हैं, और फिर इससे संबंधित और भी ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, जो कि नाटककार, कहानीकार, समीक्षक और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 14वां प्रश्न दिया गया है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, उपर्युक्त पंक्तियों का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है, किस वाद से है, उस विकल्प को चुनिएगा। और फिर इसके जो रचनाकार होंगे उनके उपन्यासों को हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा ए विकल्प यानी प्रगतिवादी चेतना से, तो यही सही भी है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ कुकुरमुत्ता कविता से आई हैं, जिसके रचनाकार निराला जी हैं। तो यहाँ पर हम निराला जी के उपन्यासों को ट्रिक से याद करवाएंगे। तो आइए ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें एक बिल्लेसुर बकरिया नाम का लड़का होगा, जो कि अपनी निरुपमा बहन को अप्सरा इत्यादि से बचाएगा। तो कैसी है वो ट्रिक, आप ही देखिए। अप्सरा के काले कारनामे के प्रभाव से निरुपमा को बचाना था, इसलिए बिल्लेसुर बकरिया ने अलका की चोटी पकड़कर कुल्ली भाट के पास ले गया। अब आइए इसको समझ लीजिए। देखिए, अप्सरा के काले कारनामे के प्रभाव से, तो अप्सरा से अप्सरा आ गया पूरा, काले कारनामे के प्रभाव से तो काले कारनामे आ गया। जैसा कि अप्सराएं जो होती हैं उनके कारनामे ठीक होते हैं ना, आपको तो मालूम होगा जैसे भी होते हैं। अच्छा, उनके प्रभाव से तो प्रभावती याद कर लेना। प्रभाव से निरुपमा को बचाना था, बहन का नाम हमने क्या बताया था, निरुपमा, तो निरुपमा से निरुपमा याद कर लो। इसलिए बिल्लेसुर बकरिया ने, तो बिल्लेसुर बकरिया पूरा नाम आ गया यहाँ पे। अलका की चोटी पकड़कर, अरे भाई बचाना था उसको प्रभाव से, किसके, अप्सरा के, लेकिन उसने चोटी अलका की क्यों पकड़ी? क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी से नहीं जीत पाते हैं तो कान हम किसी और के उमेटते हैं। वैसा ही यहाँ भी हुआ। मान लो कि बिल्लेसुर बकरिया ने अलका की चोटी पकड़कर, तो अलका पूरा नाम आ गया है, अलका से अलका याद कर लेना। चोटी पकड़कर, चोटी पकड़ से याद कर लेना, चोटी की पकड़ किसके पास ले गया,
कुल्ली भाट के पास। तो इस प्रकार से आप कुल्ली भाट को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर इन उपन्यासों को याद किया। इसको आप एक दो बार दोहराइएगा इस ट्रिक को, बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि साथियों हमने छायावाद युग के कवियों की रचनाओं को ट्रिक से याद करवाया है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, वहाँ से आप उन रचनाओं को ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो चलो बताओ यहाँ किसका कथन है। यदि आपने चुना होगा सी विकल्प यानी डॉक्टर नगेंद्र, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट चुना है। अब यहाँ पर नाम आ गया डॉक्टर नगेंद्र का। ये महान आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए हम इनकी कुछ रचनाओं के नाम ले लेते हैं, उसके बाद में हम एक अलग का पॉइंट लेकर आए हैं, उसको भी आप सुनते जाइएगा। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, अरस्तु का काव्यशास्त्र, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था इत्यादि इनकी दोस्तों मौलिक रचनाएं रही हैं। अब अंत में हम चलते चलते आपको बता दें कि अपने बारे में कोई कह सकता है जी, कहा है ऐसा वाक्य, मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ। यह वाक्य कहा था दिनकर जी ने। तो साथियों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिलते रहे। क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आइए साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।